Hello, Shiba, Fatima. Am I audible? लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? फातिमा, 17th ग्रुप कंप्लीट कर लिया था ना? ओके, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। गुड आफ्टरनून फातिमा। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। 18th ग्रुप करेंगे, फिर अपने पास मेटलर्जी और हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद अपने पास बस डी एंड एफ ब्लॉक बचेगा। सूडो हेलोजन एंड सूडो हेलाइड्स भी बता दिया था मैं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में मैंने लिस्ट लिखवा दिया था, जहाँ पे ए जो है वहाँ ए के टर्म में ही बताया था मैं आपको, AB3 इस टाइप से मैंने बताया था। AB3 टाइप का, AB5 और AB7। ये AB7 जो होता है आपने क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा होगा, IF7 टाइप बनाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा, ए जो है आपका स्मॉलर साइज ऑफ हैलोजन है, हैलोजन विद स्मॉलर साइज, हैलोजन ऑफ स्मॉलर साइज। ये जहाँ बॉक्स बनवाया था वहाँ लिख लीजिएगा। और जो एंड A is more electropositive than B, and A is more electropositive than B। इसको ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख लीजिएगा, सॉरी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। शिवा बोलिए कुछ आप। मेरी आवाज क्लियर है ना फातिमा? चलिए, तो देखिए अब अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, उनके बारे में। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में लिख लीजिएगा आप लोग सबसे पहले। ये जो एग्जांपल्स दिया था मैं इंटर हैलोजन के, ये सॉलिड लिक्विड गैस दोनों सब में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दिस कंपाउंड्स मे बी गैसेज, लिक्विड्स और सॉलिड्स। इसमें कुछ लिस्ट बना देता हूँ मैं सॉलिड लिक्विड गैस के, जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे गैस में जो होता है आपका, ठीक है, ClF होता है आपका, BrF होता है आपका, और आपका ClF3 भी गैस होता है, एंड IF7 भी गैस होता है। इसमें इस पे फोकस करके रखिएगा आप लोग, इसका बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड लेंथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ClF3। ठीक है, उसके बाद बात आती है लिक्विड की। तो लिक्विड में मैं लिख देते हैं, लिक्विड कौन कौन से होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, BrF3 कॉमा BF3। ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड। और जब सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में आ जाता है आपके पास ICl, IBr, IF3 एंड ICl3। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स में होते हैं। ये हो जाए तो बताइएगा शिफत।
डन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कलर कलरलेस और कलर्ड कंपाउंड की जब बात करते हैं इंटर हैलोजन में, तो इंटर हैलोजन के जो फ्लोरीन के एटम होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हैवियर मास होते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक मास वेट इंक्रीज करता है, तो उसका क्या होता है, आपका कलर्ड कंपाउंड होते हैं, और जितना ज्यादा मास होता है उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंटर हैलोजन, यहाँ नोट डाल दीजिएगा, इंटर हैलोजन containing fluorine are generally colorless, are generally colorless, but interhalogen consisting of heavier halogens, consisting of heavier halogens are colored। और ये जो कलर ऑफ इंटेंसिटी होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular weight of compound, molecular weight of compound। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखो। हो गया शिवा, फातिमा एंड शिफत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन F2 से कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर more reactive than the parent halogens, but less reactive than F2। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, एक रिएक्शन लिख सकते हैं, ICl प्लस सोडियम विल गिव NaI, और प्लस में आ जाएगा आपके पास NaCl। यहाँ पे 2 मोल ले लेंगे सोडियम का, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी में जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सम इंटर हैलोजन, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा होता है ClF3, फिर आ जाएगा BrF3, फिर आ जाएगा आपके पास IF7, उसके बाद आ जाएगा आपके पास BrF5, और उसके बाद ग्रेटर देन BrF।
इसे लिख लीजिए। डन। अब नेक्स्ट ग्रुप शुरू करेंगे हम लोग, 18th ग्रुप। ठीक है, जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं हम लोग, जीरो ग्रुप या फिर ग्रुप 18। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो सबसे पहली बात कि इसको याद रखने का तरीका ये है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या हैं, 18th ग्रुप है। हमें पता है कि ये नोबल गैस के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, वो क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख देंगे, जितने भी नोबल गैस है, जितने भी नोबल है, नोबल एलिमेंट, वो सारे के सारे गैस होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही लिख देंगे, ऑल दीज आर गैसेज एंड केमिकली इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपाउंड नहीं बनाते, ये भी कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। हम देखेंगे कैसे बनाएंगे हम अलग अलग कंपाउंड। ठीक है, लेकिन इनके जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनके सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, ऑल द नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक। ऑल द noble gases are मोनो एटॉमिक। सारे के सारे क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं सारे के सारे। ठीक है, दे आर कलरलेस। दे आर sparingly soluble in water। पॉइंट बना बना के लिखते जाइएगा। इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा आप लोग। हीलियम का सबसे ज्यादा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है 4 किसी भी एलिमेंट में सबसे ज्यादा, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कम, सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीलियम का, जो कि 4.2 केल्विन है। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बीपी लिख दे रहा हूँ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 4.2 केल्विन ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस। सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीलियम का। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है,
केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है आपका, ठीक है, जनरली ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो कंपाउंड जो होते हैं इनके काफी कम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा अपने पास कि नोबल गैस, जो कि आप लोगों को पता है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम जो होता है वो ड्यूप्लेट बनाता है, बाकी सब क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं, हैव completely filled ns2 np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो जब जहाँ पे जिस प्रोसेस में आपको एनर्जी दिया जाता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू आता है, डेल्टा एच का वैल्यू आता है, वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हो गया शिवा, फातिमा, शिफत। चलिए, इस ग्रुप में हमें बहुत ही कम पढ़ना है, तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन की बात करते हैं, देखते हैं अपने पास क्या है। जेनॉन के कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है आपके पास जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन फ्लोरीन, अब इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं वो तीन टाइप के बनते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग जेनॉन फ्लोरीन, जेनॉन फॉर्म्स थ्री बाइनरी फ्लोराइड्स, थ्री बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है, ठीक है। अब कौन कौन सा ये फ्लोराइड है, अपने पास सबसे पहले आता है डाई फ्लोराइड XeF2, फिर आ जाएगा अपने पास XeF4 टेट्रा, एंड थर्ड वन आ जाएगा आपके पास हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। बाई डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ, बाई डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स अंडर appropriate experimental condition, under certain condition, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना आप लोगों को कि जेनॉन और फ्लोरीन के मिलने के बाद तीन कंपाउंड बनते हैं, बाइनरी कंपाउंड बनते हैं। बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, बाइनरी फ्लोराइड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा XeF2, फिर XeF4 और फिर क्या आ जाएगा XeF6, ठीक है। तो इन तीनों को हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जेनॉन को हम गैसियस स्टेट में ले लेंगे और यहाँ F2 गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 673 कैल्विन और 1 बार प्रेशर रखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा XeF, और ये होगा आपका सॉलिड में। और यहाँ पे जेनॉन जो है आपको किस में रखना है, एक्सेस में रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास ले लेंगे हम जेनॉन ले लिया हमने, ये गैसियस स्टेट में, यहाँ पे 2F2 गैसियस स्टेट में। इसका क्या कंडीशन है यहाँ पे 873 कैल्विन,
873 केल्विन लिया और 7 बार प्रेशर रखा, तो ये बनेगा XeF4 बनेगा, ये सॉलिड में होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा 1:5 के रेशियो में लेना है। ठीक है, यहाँ पे किस रेशियो में लेना है, 1:5 के रेशियो में लेना है, तब बनेगा। थर्ड अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थर्ड वाला। ठीक है, XeF2 लेना है, Xe गैसियस स्टेट में है आपके पास, 3F2 ये भी गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है आपका, 873 कैल्विन ही है, और लेकिन यहाँ पे 60 to 70 बार प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके अपने को मिलता है XeF6 जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। और यहाँ पे जो आपको लेना है, किस रेशियो में लेना है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेना है 1:20 या 1 इसके रेशियो में लेना है, या 1:5 के रेशियो में लेना है, और यहाँ पे जेनॉन जो है वो एक्सेस में लेना है। ठीक है, तो यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, गुड, हो गया। आप लोग तो अब कुछ भी नहीं बोलते हैं। शिफत, माइक खराब है। शिबा, डन सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड के और भी तरीके हैं बनाने के। ठीक है, उसी में लिख रहा हूँ मैं, XeF6 can also be prepared by interaction of, ये रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, इंटरेक्शन ऑफ XeF4 and O2F2 at 143 Kelvin, at 143 Kelvin। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, XeF4 प्लस O2F2 से जब रिएक्ट कराते हैं तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा XeF6, और यहाँ पे O2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे XeF2 हो गया, XeF4 हो गया एंड XeF6 हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, एंड सबलाइम रेडिली एट 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है, सबलाइम हो जाता है। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा कि हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है इजीली। लिख लिया आप लोगों ने। वेरी गुड सिफत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि दे आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड
they are readily hydrolyzed even by traces of water, even by traces of वाटर. एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए HCF2 है, सॉलिड स्टेट में H2O से रिएक्ट करा दिया मैंने, ये लिक्विड स्टेट में, तो ये देखिए Hc गैस में 4HF बन जाएगा यहाँ पे, ये भी गैसियस स्टेट में, और फिर O2 बन जाएगा. तो इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा. हो जाए तो बताइएगा आप लोग. अब अपने पास आता है फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड बेसिकली होता क्या है कि जब HCF2, ये लिख देता हूं पहले मैं, HCF2 रिएक्ट्स विद फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन acceptors to form cationic species and fluoride ion donors. रिएक्शन देखते ही क्लियर हो जाएगा ये. फ्लोराइड आयन डोनर्स फॉर्म फ्लोरोअनाइंस, फॉर्म फ्लोरोअनाइंस. एज फॉर एग्जांपल रिएक्शन देखिए, अगर यहाँ HCF2 है, इसको रिएक्ट कर दिया मैंने PF5 से, तो यहाँ पे ये बना लेगा HCF प्लस, और यहाँ आ जाएगा PF6 माइनस. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे अगर अपने पास IF5 है और इसको IF5, और यहाँ पे हमने रिएक्ट करा दिया XEF2 से, फिर से यहाँ क्या कर लेगा, HCF प्लस बनाएगा, एक केटायन पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास, अनायन पार्ट होगा, IF6 माइनस. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो होता है IF6 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है. एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना. इससे लिखो. इसमें 2 और रिएक्शन है, वो भी कंप्लीट करेंगे हम लोग. हो गया, वेरी गुड. अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शंस आते हैं आपके सिंपल है, सेम सेम, जैसे मान लीजिए SbF5 है. ठीक है. और यहाँ पे जेनॉन डाइफ्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ बनाएगा HCF6, सॉरी HCF, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा SbF6, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. ये भी लुईस एसिड होता है. सिमिलरली अपने पास यहाँ पे आ जाएगा CSF, और इसको रिएक्ट करा देंगे HCF6 से,
तो यहाँ पे एक बन जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, CS पे पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या आ जाएगा, XeF7 का माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं या यूजेस यूजेस ऑफ इनर्ट गैस। ये वैसे आप लोगों को भी याद रखना है यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। दो तीन मैं लिख देता हूँ। हीलियम इज नॉन इन्फ्लामेबल, helium is non-inflammable and light, so it is used in balloons for meteorological observation। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। हीलियम इज used in gas cooled nuclear reactor। लिखते जाइए आप लोग। Neon is used in discharge tubes। हो गया। चलो नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था, नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। नियॉन इज यूज्ड इन discharge tubes। Argon is used in inert atmosphere and atmosphere। Argon is used in inert atmosphere in metallurgical process। बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, आप लोग भी एक बार रीड कर लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस वगैरह की बात होगी। लिख लिया आप लोगों ने? तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, एटॉमिक रेडियस। जब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं हम लोग, तो एटॉमिक रेडियस हमें पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, तो कैसे आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और उसके बाद आ जाएगा रेडॉन। इसके बाद बात करेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात होगी अपने पास, तो सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगाना पड़ेगा, हीलियम के पास, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड देन रेडॉन, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा इलेक्ट्रॉन, इस वजह से। फिर अपने पास डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी हमें पता है कि साइज के साथ इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड देन रेडॉन। उसके बाद लास्ट एक और पॉइंट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट की, MP की। तो MP में देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसका होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पैकिंग के हिसाब से होता है। ठीक है, और एटॉमिक साइज, वंडर वॉल्स,
मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड देन आ जाएगा रेडॉन। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और आ जाएगा अपने पास सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पांचवा पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सबसे ज्यादा सॉल्यूबल होगा नीचे वाला ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड देन रेडॉन। सॉल्युबिलिटी इसलिए होगा क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, इस वजह से सॉल्युबिलिटी होता है। और जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा हो गया वो उतना ज्यादा सॉल्यूबल हो जाएगा। हो गया। अच्छा, डन, ओके, चलिए। तो यहाँ पे कुछ सवाल है, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया H2O, H2S। इसको आपको अरेंज करना है सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर में, उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर में, फिर बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट में। जरा अरेंज करिए आप लोग। हो गया, आंसर आ गया, फातिमा, शिफत, शिवा। ओके, बोलो। अच्छा, ये हटा देते हैं। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। शिवा और शिफत, आप भी आंसर दीजिए प्लीज। वेरी गुड। शिफत, तो देखिए एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इजीली टूट जाएगा, जिसका बॉन्ड इजीली H प्लस दे देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक का ये हो गया। रिड्यूसिंग नेचर में भी यही देखते हैं कि EH बॉन्ड, ई फॉर क्या है आपका 16th ग्रुप एलिमेंट, जिसका वीक होगा जो जल्दी टूट जाएगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो रिड्यूसिंग नेचर भी यही होगा।
ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली देखिए यहाँ होता क्या है, ये H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से H2O का सबसे ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो H2TE चला जाता है, फिर H2SE चला जाएगा, और उसके बाद आएगा H2S आएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें दोनों में सेम होता है, H2O ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये ऐसे ही हो जाएगा, और फिर ये ऐसे होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। शिफत आपने आंसर नहीं दिया, चलिए। तो यहाँ पे अपना 18th ग्रुप कंप्लीट होता है, मतलब पी ब्लॉक कंप्लीट होता है। अब देखिए अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले देखिए अब अपने पास बचा है हाइड्रोजन, मेटलर्जी एंड डी एंड एफ ब्लॉक। देखिए यहाँ पे मेटलर्जी जो होगा आपके पास, उसे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, मेटलर्जी के बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद इधर आएंगे। ठीक है, शिफर, ओके। तो स्टार्ट करिएगा मेटलर्जी। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें डेफिनेशन लिखवाने की तो जरूरत है नहीं। फिर देखिए यहाँ पे मैं करवाता हूँ मेटलर्जी में। एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबली और कन्वेनियंटली। जैसे एलिमेंट्स हमें पता है कि तीन टाइप में होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स तीन टाइप में होते हैं। जो सबसे पहला आता है आपका वो नॉन मेटल होता है, और एक होता है आपके पास मेटल्स, और एक आ जाएगा आपके पास नॉन मेटल, मेटलॉइड, सॉरी, नॉन मेटल तो लिख चुका हूँ, क्या आ जाएगा, मेटलॉइड। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो करेंगे हम लोग किसका करेंगे, मेटल्स का करेंगे। किसका करेंगे, मेटल्स का। तो मेटल्स जो होते हैं दो टाइप में होते हैं, एक फ्री स्टेट में होता है, ऑलरेडी पता है आप लोगों को, और एक कंबाइंड स्टेट में होता है। किस में होता है, कंबाइंड स्टेट में। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में जो होता है, नोबल मेटल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट में जो मिलते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड हो गया, ZnS जिंक ब्लेंड कहते हैं इसको। ठीक है, रॉक सॉल्ट हो गया, NaCl रॉक सॉल्ट। ठीक है, NaCl हो गया आपके पास। ठीक है, एल्यूमिना हो गया आपके पास, या कोरंडन कहते हैं इसको, कोरंडन। ठीक है, बॉक्साइट के नाम से जानते होंगे आप लोग। ठीक है, कोरंडन याद नहीं है तो इसको, ये क्या होता है, Al2O3। तो बेसिकली ये कंबाइंड स्टेट होता है, और ये क्या होता है, फ्री स्टेट होता है। तो फ्री स्टेट को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, हमें कंबाइंड स्टेट से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हो गया आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है अपने पास, बात ये आता है कि यहाँ कुछ टर्म्स आते हैं, मिनरल्स हो गया, ओर्स हो गया, गैंग हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मिनरल। मिनरल क्या होता है आपका, नेचर में कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करे जिसमें आपका मेटल वगैरह प्रेजेंट हो, उनको क्या कह देते हैं हम लोग, मिनरल कह देते हैं। ठीक है, जबकि और वो होता है कि किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें जो मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो प्रॉफिटेबली और इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो और कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। जस्ट सपोज आपके पास कोई ऐसा चीज मिला जिसमें आपने इनपुट डाला 100, और आपको आउटपुट जो है वो 10 मिल रहा है, तो ये मिनरल हो सकता है, लेकिन और नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज और है कि अगर यही चीज है, आपने इनपुट डाला 100 और आपको मिल रहा है ये 150, ठीक है, क्या मिल रहा है, 150 आउटपुट मिल रहा है, तो ये और भी होगा, मिनरल भी होगा।
तो एन ओर कैन बी अ मिनरल, बट अ मिनरल कैन मे बी और मे नॉट बी ओर। ये बात क्लियर है? ओर कैन बी मिनरल, बट मिनरल मे और मे नॉट बी ओर। ठीक है, जितना आपका इनपुट है उससे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपका ओर होगा, लेकिन जितना इनपुट है उससे कम आउटपुट मिल रहा है तो वो मिनरल होगा। ठीक है, और मिनरल वो भी हो सकता है जिसमें आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए कहा गया है। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद एक टर्म और आता है आपका गैंग। गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज होते हैं बेसिकली। ये गैंग क्या होता है आपका? इम्प्योरिटीज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्लियर है? जैसे एज फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे और है, ठीक है। हेमेटाइट, हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है Fe2O3। ये आयरन का ओर है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका साइड्राइट। साइड्राइट जो होता है वो FeCO3 होता है। फिर आ जाएगा आपके पास आयरन आयरन पाइराइट। क्या आ जाएगा? आयरन पाइराइट। तो ये जो आयरन पाइराइट है अपने पास, ये क्या हो जाएगा? FeS2। फिर आपके पास आ जाएगा एक और लिमोनाइट। ये रहता है आपके पास Fe2O3.3H2। ये सारे के सारे किसके हैं? आयरन के। इनमें सबसे ज्यादा कोई इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा आयरन देता है, वो ये देता है हेमेटाइट। 70% Fe देता है। तो इन सब के रिस्पेक्ट में ये और होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये सारे किसके ओर हैं? आयरन के ओर है। हेमेटाइट, साइड्राइट, आयरन पाइराइट, लिमोनाइट, ये सारे के सारे आयरन के ओर हैं। मेटलर्जी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें से हम क्या करते हैं, जिससे हम एक एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल करते हैं फ्रॉम इट्स ओर। अगर मेटलर्जी का डेफिनेशन देखा जाए तो मेटलर्जी क्या होता है आपका? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 स्टेप में होता है। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। इसे लिखिए पहले। लिख लिया आप लोगों ने? डन। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करते हैं मेटलर्जी में, बेसिकली ओर को लेते हैं और यहाँ पे एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है अपने पास, ठीक है। उस प्रोसेस के बारे में ही पढ़ना है हमें। और यहाँ पे आपका इम्प्योरिटीज अलग हो जाता है और आपको प्योर मेटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल। तो ये जितना आसानी से लिखा है एक्सट्रैक्शन और इम्प्योरिटीज और प्योर मेटल, उतना होता नहीं है। ये जो एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे में, तो रिडक्शन ऑफ ओर होता है। रिडक्शन ऑफ ओर होता है। और थर्ड स्टेप में आपका रिफाइनिंग ऑफ ओर, जहाँ की आपको प्योर मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये हो गया, ओर ड्रेसिंग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओर ड्रेसिंग भी कहते हैं, ओर ड्रेसिंग, या फिर बेनिफिकेशन कहते हैं। अभी आगे लिखवाऊंगा मैं। जैसे कोई भी चीज आपको मिला पुराना गंदा हो रहा है, उसको हम धो देते हैं, ठीक है, पोंछ देते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, धुल देते हैं, उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। वही होता है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद उसको रिडक्ट करते हैं, उसके बाद रिफाइन करते हैं, तो अपने को प्योर मेटल मिल जाता है। तो यहाँ पे जितने आसानी से लिखा है, और को हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से पास कराते हैं तो इम्प्योरिटीज और प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यही 3 होता है, ठीक है। इससे लिख लीजिए। लिखते जाइए फटाफट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की जब बात करते हैं तो मैंने आपसे बताया था, ये क्या होता है? ओर ड्रेसिंग होता है, ठीक है। ओर ड्रेसिंग, और एक टर्म और यूज किया था बेसिकली मैंने,
बेनिफिक्सन, बेनिफिक्सन, ठीक है। यूज टू, और ड्रेसिंग और बेनिफिक्सन यूज टू रिमूव earthly impurities, earthly impurities like सिलिका, सॉयल हो गया, सिलिका हो गया, सैंड हो गया, जो उन पे चिपके रहते हैं ऊपर ऊपर, उनको हम क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, तो भी वो निकल जाता है। SiO2 एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मैथड्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओर जो होता है अपने पास चार टाइप का होता है। मैथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मैथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की जब बात करें तो ये चार टाइप का होता है। सबसे पहला आ जाएगा आपके पास हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा आ जाएगा आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रोथ फ्लोटेशन, स्पेलिंग गलत लिख दिया, फ्रोथ फ्लोटेशन। उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद आ जाएगा लास्ट लीचिंग प्रोसेस, फोर्थ जो है आपका लीचिंग प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वही हाइड्रोलिक वॉशिंग की। हाइड्रोलिक वॉशिंग, बेसिकली यहाँ क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। और वॉश करने का तरीका ये होता है कि हम, ये एक कंटेनर है इस टाइप से, ये ऐसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओर पाउडर्ड फॉर्म में ओर लेंगे और इसको पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ से गिराएंगे। और यहाँ पे अपने पास जेट वाटर होगा, क्या होगा, जेट वाटर है, जेट ऑफ वाटर, ठीक है। बेसिकली यहाँ से जब और इसमें आएगा तो जेट ऑफ वाटर से हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बेसिकली ये यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा जो क्रस्ड या पाउडर्ड फॉर्म में और होगा, क्रस्ड और, ठीक है। अब जो देखिए जेट ऑफ वाटर यूज करेंगे तो यहाँ पे जो क्रस्ड ओर है, ठीक है, ओर में जो आपका हैवियर है, हैवियर ओर है, वो यहाँ रुक जाएगा। और जो डर्ट वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डेंसिटी के प्रिंसिपल पे चलता है, ये सवाल पूछता है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग किस प्रिंसिपल पे है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस, बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस। लिखते जाइए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे यहाँ पे क्रॉस कोर आपने डाला, यहाँ से जेट ऑफ वाटर डाला, तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, गैंग होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वॉश्ड अवे। और यहाँ पे जो हैवियर होगा आपका,
और वो यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा यूजफुल फॉर कोर्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक टिन, लेड एंड आयरन। ठीक है, लाइटर ओर्स जो होते हैं वो उनको नहीं किया जा सकता। लाइट ओर्स कैन नॉट बी concentrated by this process, cannot be concentrated. चलिए स्लाइड चेंज करें। अब देखिए अपने पास क्या आता है, फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में बेसिकली होता क्या है, जैसे अपने पास है यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे एक कंप्रेस्ड एयर हम लोग डालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके बारे में लिख देता हूं मैं, बहुत आसान होते हैं ये सारी चीजें। यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स ऑफ जेड, कॉपर, आयरन एंड पीबी। जैसे जिंक ब्लेंड था, ठीक है, वैसे ही जेड CuS2 या FeS2 या PbS2 या PbS, जो भी है सल्फाइड ओर के लिए ये फ्रोथ फ्लोटेशन यूज किया जाता है। सबसे पहले सल्फाइड ओर को ना हम क्या करते हैं, एक ऑयल से वेट करते हैं, गीला करते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑयल होता है यूकलिप्टस ऑयल होता है, उसका नाम हमेशा पूछता है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सल्फाइड ओर्स is weighted by oil and sulfide ores is weighted by oil and moves upward in the form of froth। तो बस बात इतनी सी है कि जो सल्फाइड ओर्स है उसको हम लोग गीला कर देते हैं, एक पाइन यूकलिप्टस ऑयल होता है, ठीक है, उससे गीला कर देते हैं, जिसके वजह से जब ऑयल ऊपर आता है झाग बन के, ठीक है, तो बेसिकली वो जो ओर्स होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, और जो गैंग होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपना ओर्स मिल जाता है, ड्रेसिंग ऑफ ओर इजिली हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाई, इसको वाटर से ही गीला करते हैं ताकि ये नीचे रह जाए, वाटर एंड सेटल डाउन एट बॉटम, सेटल डाउन एट बॉटम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है बस कि सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर को हम लोग वेट करते हैं बाई ऑयल, ठीक है, जिसकी वजह से जब ऑयल ऊपर होगा फ्रोथ के साथ, तो उसके साथ सल्फाइड ओर भी ऊपर हो जाएगा, और जो आपके गैंग उसमें होंगे उसको वाटर से गीला होता है, जिसकी वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये बबल्स जो ऊपर जाएंगे, ठीक है, और कुछ चीजें जो नीचे सेटल डाउन होंगे, तो नीचे जो सेटल डाउन होंगे उनको हम गैंग कहते हैं, और ये जो होता है आपका क्या होता है,
फ्रोथ बबल्स होते हैं, फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर्स, एस ओर्स, एस ओर्स का मतलब सल्फाइड ओर्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद ये सल्फाइड ओर के नाम लिखाता हूं मैं। और जो होता है यहाँ पे भी पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल यूज किया जाता है। हो गया। वेरी गुड। एक्चुअल में नोटिफिकेशन दिखाता नहीं है, मुझे लगता अब नहीं हुआ। चलिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रोथर्स कौन है यहाँ पे, नहीं फ्रोथर्स से पहले मैं इसके नाम लिख देता हूँ कौन कौन से। वो है कॉपर ग्लेंस। क्या होता है? कॉपर ग्लेंस होता है, कॉपर ग्लेंस इज एन सल्फाइड और जो होता है आपका Cu2s। जिंक ब्लेंड तो पहले ही लिख दिया था, Zns, जिंक ब्लेंड Zns। फिर आपका ग्लेना आता है, ठीक है, जो कि क्या होता है PbS। और फिर आता है आपका आयरन पाइराइट, जो उस टाइम पे लिखा था FeS2, आयरन पाइराइट FeS2। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके ये सारे के सारे कॉपर सॉरी सल्फाइड ओर्स हैं। क्या है ये? सल्फाइड ओर्स हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इन ओर को सबसे पहले गीला करते हैं, ठीक है, फाइन ऑयल से। और जो गैंग होते हैं वो वेटेड बाई वाटर ऑयल, वाटर होते हैं, ठीक है, गैंग नीचे रह जाता है और ये झाग के साथ ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे बात आती है फ्रोथर्स की। फ्रोथर्स जो फ्रोथ बनाते हैं, तो बेसिकली फ्रोथ बनाते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। और यहाँ पे एक चीज होना चाहिए कि जब ऊपर जाना है इस ऑयल को, तो जाहिर सी बात है कि ऑयल का डेंसिटी लेसर देन वाटर होना चाहिए। ऑयल डेंसिटी, ऑयल शुड बी लेस डेंस देन H2O। ये फ्रोथर का काम करता है, ये दोनों, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखिए। अब हम बात करते हैं कलेक्टर्स की। कलेक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्टर्स होते हैं बेसिकली एज ए कलेक्टर्स यूज किया जाता है पोटेशियम इथाइल जैंथ्राइड को। ये नाम पूछ सकता है डायरेक्टली, पोटेशियम इथाइल जैंथेट। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये यूज किया जाता है टू एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी, वाटर से गीला नहीं होने देता है और को, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, पानी से गीला ना हो ताकि वो नीचे सेटल डाउन ना हो। इसलिए यूज किया जाता है पोटेशियम, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। इसके बाद आता है आपके पास फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ बना रहे उसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो फ्रोथ स्टेबलाइजर जो बेसिकली होते हैं आपके पास,
वो एनिलीन या क्रिसॉल यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? एनिलीन या फिर क्रिसॉल। क्रिसॉल इज अ कॉमन नेम ऑफ मिथाइल फेनॉल का। ठीक है, क्रिसॉल। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा। एनिलीन आपने देखा होगा, एनिलीन में क्या होता है, एक बेंजीन होता है और एक NH2 डाल देते हैं। और क्रिसॉल जो बेसिकली होता है आपके पास, उसमें क्या होता है, एक OH अल्कोहल हो गया और इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे CH3 होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिसॉल कहते हैं। और बेसिकली ये फ्रोथ स्टेबलाइजर होता है, फ्रोथ बना रहे, झाग बना रहे, इसलिए यूज किया जाता है। और ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेल्प से ये कर लेता है, फ्रोथ स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? कहाँ शुरू किए थे? हाँ, अब देखिए, इसके बाद आता है डिप्रेसेंट। बेसिकली जब दो और मिले हुए हों तो हम कैसे यूज करेंगे इसको। डिप्रेसेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैं बताऊंगा, पहले सारी चीजें लिखवा के समझा रहा हूँ फिर दोबारा बताऊंगा। ये कब यूज होता है? वे यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स इज प्रेजेंट। व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेंट, तो एज अ डिप्रेसेंट यूज होता है आपका NaCN या फिर Na2CO3। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देख लें तो हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर ऑफ गलेना, जो क्या होता है आपका PBS होता है, एंड जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ये क्या होता है? ZNS होता है। जिंक ब्लेंड क्या हो जाएगा? ZNS। अगर सपोज आपका जो है इन दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये डिप्रेसेंट यूज करते हैं। और डिप्रेसेंट जब यूज करेंगे PBS प्लस NaCN, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। और वहीं पे ZNS के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे NaCN, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा Na2ZnCN का होल 4। ठीक है, Na2ZnCN का होल 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्रासियानो जिंकेट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो वाटर से वेट हो जाएगा और नीचे रह जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दिस कॉम्प्लेक्स is wetted with water and prevented coming into the froth and prevent coming into froth। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन हो जाएगा जिसके वजह से ये वाटर से क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा और नीचे रह जाएगा, और अपना PBS क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आया? यही होता है आपका डिप्रेसेंट। दोबारा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जी सर, लिख लिया। ओके, यहाँ शुरू है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, हम क्रस्ड पाउडर, क्रस्ड ओर को डालते हैं। ठीक है, क्रस्ड ओर को डालते हैं और ओल को किससे गीला करते हैं? ऑयल से गीला करते हैं, जिसका डेंसिटी लोअर देन वाटर होता है। और ये जो ऑयल होता है वो होता है आपका पाइन ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल, जिसकी वजह से झाग बनता है, फ्रोथ बनता है और वो ऊपर जाएगा, तो उससे गीला हुआ रहेगा आपका और, तो वो भी ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वेटेड बाई वाटर, जिसकी वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये फ्रोथर्स, फ्रोथर्स का मतलब जो झाग बनाए रहे, तो वो पाइन ऑयल होता है और यूकलिप्टस ऑयल होता है। ठीक है, उसके बाद बात आता है कलेक्टर्स। जब आपकी नॉन वेटेबिलिटी बेसिकली बढ़ाता है ये कि वो गीला ना हो पाए, इसलिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर से और गीला ना हो इस वजह से ये यूज किया जाता है। फ्रोथ स्टेबलाइजर, जो फ्रोथ बना रहे, झाग बना रहे, उसके लिए ये दोनों चीजें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इजिली वो ऊपर चला जाएगा, गैंग पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे अपना
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगा। जबकि हम बात करते हैं कि जब मिक्सचर ऑफ ओर हो, ठीक है, सल्फाइड ओर्स के मिक्सचर होगा, तो क्या करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर की बात करेंगे तो यहाँ डिप्रेसेंट यूज किया जाता है। डिप्रेसेंट क्या होता है कि इस डिप्रेसेंट को हम जब मिक्स करेंगे, तो जैसे मान लीजिए पीबीएस और गलेना है, जिंक ब्लेंड है, तो ये एक रिएक्ट हो जाता है, दूसरा रिएक्ट नहीं होता है। जो रिएक्ट हो जाता है वो नीचे रह जाता है, जो रिएक्ट नहीं होगा वो झाग के साथ ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ मैं। तो देखिए अपने पास ये चीजें क्लियर हो गई। अब अपने पास थर्ड वाला पॉइंट आएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन की जब बात होती है तो अपने पास मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या क्या आता है। ये तभी यूज होगा जब वन ऑफ द आइदर गैंग, और जो और में क्या प्रेजेंट है, गैंग और मेटल, उनमें कोई ना कोई एक मेटालिक प्रॉपर्टीज रखता हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूज इफ वन ऑफ और impurity is magnetic, is magnetic। दूसरा लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, वो नियर बाई गिर जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स बाहर चला जाएगा, थोड़ा दूर चला जाएगा। मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर attracted by attracted and fall nearer magnetic roller, ठीक है। और उसके बाद while नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल दूर थोड़ा जाएगा, while नॉन मैग्नेटिक particles fall away from roller, fall away from roller। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे देख लीजिए एक रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा, पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बना देता हूँ। मैग्नेटिक कोर्स का नाम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एज फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक कोर्स, वुल्फ रेमाइट, मैग्नेटाइट। वुल्फ्राइट किसका और होता है भाई, टंगस्टन का, टंगस्टन। और ये मैग्नेटाइट जो होता है वो किसका होता है, आयरन का होता है। इसे लिखने की जरूरत नहीं। हो गया। शिवा, फातिमा, शिफत। कल हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। कल कल आप लोगों की क्लास होती है क्या?
सर मैं भी मैं निष्कर्ष सर से बात करके एक क्लास रखूंगा, क्योंकि और आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। बस हाइड्रोजन बहुत ही आसान है, उसको आप लोगों को करना है। ये लिख लिया आप लोगों ने? 133, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रिप्रेजेंटेशन बस बनाना है मुझे, बाकी चीज़ें तो आप लोगों को आता है, समझ में आ गया होगा कि ये रहा आपके पास। और यहाँ से ऐसे कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर लगा देते हैं हम लोग। अरे एक तो डायग्राम मेरा माशाल्लाह है। यहाँ पे देखिए ये मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें, एक ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रस्ड पाउडर्ड ओर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाउडर्ड ओर डालते हैं। अब यहाँ पे जब पाउडर ओर डालेंगे तो ये ऐसे आएगा, और ये मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक रोलर है, ये मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये मैग्नेटिक बेल्ट है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये पार्टिकल्स जाएंगे, ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल इसमें गिरेगा और मैग्नेटिक पार्टिकल इसमें गिरेगा, ठीक है। इसे ही कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन मैग्नेटिक, और ये जो होगा मैग्नेटिक होगा। यही होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। कितना आसान है। है ना। शिबा फातिमा हो गया, आप लोग बस बताते रहिए प्लीज। ठीक। अब देखिए अपने पास क्या आएगा, अब आ जाएगा अपने पास लीचिंग। ये जो लीचिंग प्रोसेस है आपका, फातिमा लास्ट स्लाइड लिखा था आपने, लास्ट स्लाइड लिखा था आपने फातिमा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे सबके बारे में अभी हमने किया। व्हेन मेटल ए इज मोर soluble, when metal is more soluble, when metal is more soluble than impurities। लीचिंग तब यूज करते हैं जब मेटल ज्यादा soluble होता है impurities से, impurities present in its pore, ठीक है। लीचिंग कब यूज करते हैं, जब मेटल ज्यादा सॉल्यूबल होता है इम्प्योरिटीज से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ओर्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड। अभी कॉन्सेंट्रेशन ही पढ़ते हैं, फोर्थ वाला पढ़ रहे हैं। ओर्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक तो एल्यूमिनियम, और दूसरा जो होता है गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम। इन सब का लीचिंग प्रोसेस से हम लोग इजिली कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम की। तो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, क्या क्या होता है ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपके पास क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, उसके बाद क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, Na3Al(F6). इसके बाद आ जाएगा अपने पास एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। इसके बाद आ जाएगा अपने पास डायोस्पोर, डायोस्पोर। इसके इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3।
डॉट H2O, डॉट H2O। इसके बाद आ जाएगा अपने पास बॉक्साइट, नाम याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बॉक्साइट में Al2O3.2H2O, ये होगा बॉक्साइट। और उसके बाद गिब्साइट आ जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं गिब्साइट। ये सारे किसके और हैं, एल्युमिनियम के। गिब्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये 3H2O होता है, Al2O3.3H2O। ये सारे एल्युमिनियम के ओर्स हैं, इससे लिख लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली बॉक्साइट का लीचिंग देखते हैं। तो बॉक्साइट जो होता है Al2O3.2H2O। तो ये जो बॉक्साइट है अपने पास, ये दो टाइप का होता है। एक होता है रेड बॉक्साइट और एक होता है वाइट बॉक्साइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो रेड बॉक्साइट होता है, ठीक है, इसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो आयरन होते हैं, Fe इम्प्योरिटीज होते हैं। और आपका जो व्हाइट बॉक्साइट होता है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज होते हैं। ये पहचानने का तरीका होता है रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट में। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लीचिंग जो होता है वो दो टाइप से होता है। प्रोसेस ऑफ लीचिंग अगर देखा जाए तो एक होता है आपका बेयर्स प्रोसेस और एक होता है आपके पास हॉल्स प्रोसेस। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस ऑफ लीचिंग सरपेक्स प्रोसेस। कितना हो जाएगा, सरपेक्स प्रोसेस। फटाफट लिखिए जरा। डन। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात हुई सरपेक्स बेयर्स प्रोसेस की, ठीक है। तो बेयर्स प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, रेड बॉक्साइट के लिए। बेयर्स प्रोसेस रेड बॉक्साइट, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है, बेयर्स प्रोसेस में जो लीचिंग सॉल्वेंट है, लीचिंग एजेंट जिसको कहते हैं, लीचिंग एजेंट सॉल्वेंट जो है वो होता है कॉस्टिक सोडा। क्या होता है ये, कॉस्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो यहाँ पे इम्प्योरिटी होती है वो होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, Fe2O3। अब यहाँ पे कैसे होता है, तो ये बेसिकली 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है। पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप, वो होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन की जब बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2O3, ठीक है, डॉट XH2O को हम लोग क्या करेंगे, NaOH में डालेंगे। तो यहाँ एट 473 केल्विन, 473 टू 530 केल्विन,
ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा NaAlOH का होल 4। ठीक है, ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। इसका नेमिंग कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे इम्प्योरिटी फ्लक्स मिलके आपको एक स्लैग देता है। इम्प्योरिटी जो भी है, इम्प्योरिटी क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, और उसके साथ फ्लक्स मिलता है, तो यहाँ पे स्लैग बनता है। इससे लिखिए जरा। यहाँ पे इम्प्योरिटी Fe2O3 है, और जो फ्लक्स है आपका SiO2 है, वो दोनों मिलके एक कंपाउंड देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटीज है बेसिकली, ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिखिएगा। इम्प्योरिटी जो है, उसमें इम्प्योरिटी में क्या लिया था हम लोगों ने? Fe2O3 लिया है। ठीक है, इसका 2 मोल ले लेंगे, फिर फ्लक्स जो है SiO2 ले लेंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा FiSiO3 बनेगा प्लस O2। इसे ही कहते हैं हम लोग स्लैग। ठीक है, क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। अब अपने पास स्टेप 2 आता है। पहला वाला क्या था आपका? डिसॉल्यूशन। स्टेप 2 में जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन जो होता है आपका, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था NaAlOH का होल 4, और इसमें अगर CO2 ऐड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? Al2O3.XH2O, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा? Na2CO3। और ये जो होता है आपका डर्टी वाइट कलर्स का होता है, डर्टी वाइट कलर। ठीक है, ये बेसिक कॉम्प्लेक्स है। एसिडिक गैस के थ्रू हम लोग करते हैं, एसिडिक गैस। और ये नेचर में क्या होगा? बेसिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो जाहिर सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एसिड और बेस में। तो ये प्रोडक्ट दे दिया अपने को। ठीक है, अब स्टेप थर्ड आता है, जो कि कैल्सिनेशन होता है। स्टेप थर्ड क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है। ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम कि Al2O3 को .XH2O जो भी बना है यहाँ पे, उसको हम कर देंगे हीट। कितने पे? 1400 टू 1500 कैलविन पे। तो ये सीधे सीधे अपने को Al2O3 अलग दे देगा, प्लस XH2O यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एल्युमिनियम हमें मिला है, इसका फर्दर रिडक्शन करेंगे तो एल्युमिनियम, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिना हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। प्योर एल्यूमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्दर रिडक्शन फर्दर रिडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। Al2O3 को रिडक्ट करके एल्युमिनियम बना देंगे, और उसको रिफाइन कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, प्योर एल्युमिनियम मिल जाएगा। हो गया। वेरी गुड। अब देखिए, स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? लीचिंग ऑफ गोल्ड या सिल्वर की बात करते हैं जब हम। लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं, इसका नाम होता है मैक आर्थर प्रोसेस। मैक आर्थर फॉरेस्ट सेनाइड प्रोसेस।
यहाँ पे जो लीचिंग एजेंट होता है, यहाँ पे लीचिंग एजेंट का ही नाम ध्यान में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीचिंग एजेंट का मतलब जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, यहाँ पे होता है आपका NaCN। क्या होता है? NaCN या फिर KCN यूज करते हैं। ठीक है। स्टेप 1 में क्या कर देते हैं हम लोग, रिएक्शन कराते हैं जो भी आपका सिल्वर का सल्फाइड है, ठीक है, 4Ag2H प्लस 8NaCN, और इसमें ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है 4NaAgCN का होल ट्वाइस। ठीक है। और प्लस में 4Na2S। ठीक है। ये भी क्या होता है, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग कि Ag जो है सिल्वर को सॉलिड में लेके 8CN माइनस से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और O2, तो ये सीधे सीधे एक प्रोडक्ट दे देगा 4AgCN का होल ट्वाइस टू द पावर माइनस, ये एक्वस में होगा, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट दे देगा आपके पास OH माइनस, 4OH माइनस, और ये भी क्या होता है आपका सॉल्यूबल होता है। तो ये स्टेप 1 था आपके पास। स्टेप 2 में हम इसका रिडक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो आपका सीधे सीधे प्योर सिल्वर मिल जाएगा। तो पहले इसे लिख लीजिए। और यहाँ पे जो गोल्ड मिलता है या सिल्वर मिलता है वो प्योर नहीं होता है, लेड एज इम्प्योरिटीज रखता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू क्या करते हैं, प्योर बनाते हैं। हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टेप 2 जो आएगा, उसी में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब रिडक्शन जिंक के हेल्प से करते हैं, जैसे आपके पास मिल गया 2Na और फिर AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे तो 2Ag, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Na2, और यहाँ पे आ जाएगा ZnCN का होल 4। ठीक है। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, दिस गोल्ड और सिल्वर is obtained this gold or silver obtained is not pure। एक मिनट, this gold or silver is not pure, is not pure but contains lead as impurity। ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें प्योर चाहिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं प्योर गोल्ड और सिल्वर इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो यहाँ पे बाकी के जो सरपेक्स और हाल्स प्रोसेस है वो लास्ट में करेंगे हम लोग। ये जो है आपका क्या है, लीचिंग तक हमने कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब अपने पास क्या आता है, रिडक्शन ऑफ ओर। तो ये जो रिडक्शन ऑफ ओर है, इसमें कुछ डेफिनेशंस है जिसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। रिडक्शन ऑफ ओर्स ये तो कब यूज करते हैं, जब हम कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं उसके बाद रिडक्शन ऑफ ओर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूज्ड फॉर
concentrated ore to crude used for converting concentrated ore टू क्रूड मेटल। क्रूड मेटल में चेंज करने के लिए हम रिडक्शन ऑफ ओर यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ रोस्टिंग की बात करें हम, मेथड्स ऑफ रिडक्शन की, तो जो सबसे पहले आ जाएगा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग होता क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 used for reducing carbonate in the presence of O2। और ये किसके लिए यूज करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, रोस्टिंग यूज होता है यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइडोर्स। रोस्टिंग हम किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइडोर्स के लिए करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है कैल्सिनेशन, एब्सेंस ऑफ O2 में होता है। कैल्सिनेशन में क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2। और ये किसके लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ओर्स। इसके बाद एक और आता है स्मेल्टिंग, वो भी O2 के प्रेजेंस में ही होता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों के दो लिखा है मैंने, एक तो रोस्टिंग और दूसरा कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, और ये किसको रिड्यूस करता है? सल्फाइड ओर्स को करता है। कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ O2 होता है, और ये किसको रिड्यूस करता है? कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को रिड्यूस करता है। हो गया। थर्ड वाला लिख लीजिएगा आप लोग, स्मेल्टिंग मेटल ऑक्साइड को करता है। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड ओर्स। इससे लिख लीजिए। चलिए टॉपिक डालिएगा रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और हम किसको रोस्ट बेसिकली किसको रिड्यूस करते हैं? सल्फाइड ओर्स को। तो रोस्टिंग में क्या होता है आपका? ZnS प्लस O2 विल गिव ZnO, और प्लस में क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ZnO को आपने हीट कर दिया, अगर हीट करेंगे तो ये ZnO यहाँ, और कूल करेंगे तो ऐसे। बस इतना ध्यान में रखिएगा, ये येलो में होगा तो ये वाइट में होगा। ठीक है इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया आपने? अब देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन इन रोस्टिंग। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली एक चीज एक्सेस में होता है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए Cu2S प्लस में O2 किया हमने, तो यहाँ पे क्या देगा, सबसे पहले रिडक्ट होके Cu2O दे देगा, और यहाँ पे क्या होगा, SO2 होगा। क्या होगा, SO2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। फिर से यहाँ पे ये एक्चुअल में एक्सेस में होता है, क्या होता है, एक्सेस में होता है। फिर से ये CO2S से रिएक्ट करके, ठीक है, खुद ब खुद रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, Cu, और SO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी बेसिकली द रिडक्शन इन विच species reacts with reacts with itself to form न्यू स्पीसीज, उसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन। तो एक नया प्रोडक्ट बना, और इसके साथ फिर से ये रिएक्ट करके क्या बना लिया, एक नया प्रोडक्ट बना लिया, न्यू स्पीसीज बना लिया, यही होता है सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे और भी रिएक्शन होंगे, जैसे मान लीजिए HGS है, ये O2 से रिएक्ट हुआ, तो सबसे पहले तो ये बनाएगा HGO, और यहाँ पे SO2 रिलीज हो जाएगा। फिर से ये क्या करेगा, HGS से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Hg, और यहाँ क्या हो जाएगा, SO2 रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? फातिमा, शिबा, PBS है, यहाँ पे O2 से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना लेगा, PBO बना लेगा, और ये SO2 रिलीज होगा यहाँ पे। फिर से रिएक्ट करेगा ये किससे, PBS से, तो यहाँ PB लेड हो जाएगा ऐसे, और यहाँ SO2 फिर से रिलीज हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, ये लिख लीजिए, उसके बाद बताइए, हो जाए तो। अब देखिए, यहाँ पे आएगा अपने पास कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में मैंने बताया था हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल कार्बोनेट को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट हो या फिर मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट, तो ये दे देता है मेटल ऑक्साइड बाई कैल्सिनेशन, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे CaCO3 को कैल्साइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैल्साइट। इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CaO प्लस CO2, और CO2 जो होता है एसिडिक गैस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कैल्सिनेशन के, ये पहले लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहीं पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट सपोज जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 है, इसको हमने हीट किया, ये किस में कन्वर्ट होगा, ZnO प्लस CO2। FeCO3 है, इसको हीट किया हमने, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, या तो Fe2O3 में कन्वर्ट होगा, या फिर FeO में कन्वर्ट होगा, और रिलीज क्या होगा, CO2। ठीक है, जस्ट सपोज Al2O3 डॉट XH2 है, ठीक है, इसको हमने हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Al2O3 प्लस XH2O, ये पहले भी रिएक्शन आ चुका है। एक अपने पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है डोलोमाइट, CaCO3 डॉट MgCO3, इसको हीट किया हमने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 टोटल। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग डोलोमाइट। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्सिनेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्सिनेशन।
लिख लिया आपने? हो गया। अब देखिए अपने पास क्या आता है स्मेल्टिंग आता है। तो स्मेल्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक एजेंट यूज करके उसको रिडक्ट करते हैं। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में लिख सकते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग metal oxide into metal by using suitable reducing agent is called smelting. As for example, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन यूज किया, इसको हीट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। SnO2 है, कार्बन यूज किया हीट किया, SN हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये जिनसाइट होता है आपका, और ये टिन स्टोन होता है। अगर इसी में O2 ट्रेसेस ऑफ O2 इसको मिल गया तो ये सीधे सीधे CO2 बन के रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्मेल्टिंग यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब अपने पास आएगा रिफाइनिंग। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बात किया रिफाइनिंग का, तो रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्रूड मेटल को, जैसे आपने उसको रिड्यूस करके क्रूड मेटल बना दिया, तो क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। वही होता है आपका रिफाइनिंग। क्रूड मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं, रिफाइनिंग में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये होता है आपका मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग। मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग की बात करते हैं तो देखो, ये देखिए आप लोग, ये कौन कौन सा तरीका होता है। लिक्वेशन होता है, फिर दूसरा आ जाएगा डिस्टिलेशन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फोर्थ आ जाएगा अपने पास वेपर फेज रिफाइनिंग, फिर आ जाता है अपने पास क्रोमेटोग्राफी। इसमें से कौन सा आप लोगों को आता है? शिवा फातिमा। हो गया। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक डालेंगे हम लोग लिक्वेशन की। ठीक है,
तो यहाँ पे एक सेटअप होता है अपने पास लिक्वेशन में। सबसे पहली बात, इट इज कैरिड आउट इन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। फिर आपके पास होता है यूज्ड फॉर मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, एज फॉर एग्जांपल अपने पास हो जाएगा टिन, एसएन, लेड हो गया, पीबी, उसके बाद आ जाएगा बिस्मथ। ये सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है लिक्वेशन। यहाँ पे एक सेटअप है अपने पास, ये ऐसे बना हुआ है। एक मिनट रुक जाइए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसको हीट करते हैं, ये मेल्ट होना शुरू करता है। यहाँ पे इम्प्योर या फिर ये इम्प्योर मेटल ओर है, मेटल ओर। और फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे जो आपके लेड होगा, टिन होगा, काफी लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये इसमें आके गिर जाता है। तो ये हो जाता है आपका लिक्वेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं लिक्वेशन। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये बस लो मेल्टिंग पॉइंट वालों के लिए ही यूज होता है। ठीक है। फातिमा, शिवा। देखिए इसमें आप लोगों को, मैं भी कल एक्स्ट्रा क्लास लो सर से बात करूंगा अगर फ्री शेड्यूल होगा तो। लिक्वेशन यहाँ डिस्टिलेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेपर फेज और क्रोमेटोग्राफी के बाद एक आ जाता है आपका एलिंगम डायग्राम। हाइड्रोजन और डी एंड एफ ब्लॉक, ये दोनों के दोनों कल करना है हमें, अगर कल क्लास होगी या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपनी। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ओके, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।